हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले यूपीपीएससी जेईई का। देखिए, आपको पता होगा 7 सितंबर 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में, दैट मीन्स मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसको हम लोग कंप्लीटली एनालाइज करने वाले। आज के सेशन में हम लोग 150 क्वेश्चंस एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ में, सो दैट आपको आने वाले एग्जामिनेशन 2022 में जो आपको अपकमिंग वैकेंसीज आई हुई है जनवरी में, जिसका पेपर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस साल के पेपर के लिए, दैट मीन्स 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें उनको काफ़ी दिक्कत गई थी। डिफरेंट जैसे ऑटोकैड, मैटलैब, इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2022 के एग्जामिनेशन के लिए आपको ये सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने पेपर 1 इसलिए मेंशन करके रखा है क्योंकि आपकी जो भी चारों शिफ्ट हुई थी यूपीपीएससी जेईई की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 1 बाय 1 इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीटली 150 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले, सो दैट आपका एक ही पेपर एक ही वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाए। उसी तरीके से पेपर 1, 2, 3, 4 हमारे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। गाइस, आपको पता होगा 2021 के लिए जो हमने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वाइज जो हमारा यूपीपीएससी जेईई की सुपर एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, उसके लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला था और काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सेशंस हमने यहाँ पे कवर किए थे। हालांकि इसमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे। मैंने आपको हर एक चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है। इसके बाद में जो पीएलसी के जो हमने सेशंस लिए थे, पीएलसी प्लस सिमॉल के, उसमें से आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले थे यूपीपीएससी जेईई के एग्जामिनेशन के लिए। इसका ई बुक भी हालांकि हमने अपलोड करके रखा है और हमारी नई सुपर एमसीक्यू सीरीज को भी लॉन्च किया है। ठीक है, उसके 2 सेशंस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इस पुराने वाले ई बुक में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टेबल्स और डेटा आपको प्रोवाइड किया है, इस ई बुक का अगर आपको परचेस करना होगा तो आपको हमारे एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। 27 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। काफ़ी बेसिक्स और इंपॉर्टेंट बुक है। उसी के साथ आपको पीएलसी का अगर आपको क्रैश कोर्स परचेस करना होगा, ठीक है, जिसमें हमने पीएलसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेटा आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके साथ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क थ्योरम्स और इसी फंडामेंटल 4-in-1 एक वीडियो के फॉर्म में एक क्रैश कोर्स है जो आपको 60 रुपीज़ में अवेलेबल है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर। और आपको नॉन टेक्निकल का जो जनरल अवेयरनेस का सेशन है, ठीक है, जो उसका ई बुक है, ठीक, जिसमें 150 पेजेस का एक ई बुक में आपको स्टैटिक हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एक हमारा स्टैटिक का जो इंपॉर्टेंट क्यूरेटेड आपके लिए हमने एक ई बुक बनाया है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। ये भी हमने हमारे एप्लीकेशन कोचिफाई के ऊपर प्रेजेंट करके रखा है। ठीक है, दोनों की भी प्राइस है 60 रुपीज़ है आफ्टर यूजिंग दिस कोड फ्लैट 40। तो आप फ्लैट 40 कोड यूज़ करके, जिसका जो 100 रुपीज़ का प्राइस है, आप इसको 60 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब की जो वैलिडिटी रहने वाली है वो 1 साल की वैलिडिटी है, इस वीडियो कोर्स की भी और इस जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, दोनों में से अगर आपने कोई भी एक अगर आपने परचेस कर लिया होगा तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें से फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हालांकि इसको ऑलरेडी परचेस कर चुका है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएलसी का जो सेशन है आपकी यूपीपीएससी जेईई के एग्जामिनेशन के, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको चारों भी टॉपिक एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है ओनली 60 रुपीज़। ठीक है, आफ्टर यूजिंग दिस कोड फ्लैट 40, करेक्ट। और आपको नॉन टेक्निकल का भी ई बुक सेम प्राइस में मिलने वाला है कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हम लोग कंप्लीटली 150 क्वेश्चन एक ही सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स, देखिए मैंने आपको काफ़ी बार बताया था कि आई रूल्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो हमने आई रूल्स 1956 का एक सेशन डाल के रखा है यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी फेमस है वो सेशन। अगर आपने देखा होगा तो ये भी आपने मार्क इजीली कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स फॉर सर्विस कनेक्शन ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन, द हाइट ऑफ सर्विस लाइन कंडक्टर्स इरेक्टेड अक्रॉस अ स्ट्रीट मस्ट नॉट बी लेस देन। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, अगर हमें सर्विस कनेक्शन लेना है फॉर कितने वोल्टेज के लिए, कौन से वोल्टेज के लिए, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, तो जो हाइट होनी चाहिए सर्विस लाइन कंडक्टर की जो अक्रॉस द स्ट्रीट है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट है, वो कितने से कम नहीं होनी चाहिए, कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5.975 मीटर्स के लिए। ठीक है, 5.975 मीटर अक्रॉस द स्ट्रीट के लिए। अगर ये लो और मीडियम वोल्टेज की बात करें, अगर हाई वोल्टेज की बात करते तो उसका हाइट होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 6.1 मीटर। उसी तरीके से अलॉन्ग स्ट्रीट, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए 5.5 मीटर, हाई वोल्टेज के लिए 5.8 मीटर। उसी तरीके से लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए और हाई वोल्टेज के लिए अक्रॉस और अलॉन्ग स्ट्रीट छोड़ के कितना डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे मेंशन है। और 33 kV प्लस EHV के लिए जो क्लियरेंस होना चाहिए वो मिनिमम 5.2 मीटर का होना ही चाहिए। प्लस अगर
हर एक केवी के ऊपर आपका जो जिस तरीके से आपका वोल्टेज बढ़ता है तो उसका प्लस 0.3 मीटर आपका हर 33 केवी के ऊपर आपका इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो ये आई रूल्स हमें बताता है और ये आपके लिए टेबल यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। हाउ मेनी एंड गेट्स एंड और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज वाई इज इक्वल्स टू ए एंडेड विद बी ऑर्ड विद बी एंडेड विद सी ऑर्ड विद बी सी एंडेड विद डी। अगर आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ए एंडेड विद बी, यहाँ पे डॉट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाइड है, हम लोग ए मल्टीप्लाइड बाय बी कर सकते, बट लेकिन ये जो डॉट है इसको हम लोग क्या कन्वेंशन यूज़ करते हैं लॉजिक गेट में, वो है हमारा एंड। और प्लस अगर ए प्लस बी तो हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ते हैं ए और, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन होता है यहाँ पे और फंक्शन होता है गाइस। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एंड फंक्शन जो है और फंक्शन जो है इस तरीके से जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है हमारे पास में, एक लॉजिक फंक्शन गिवन है, इसको किस तरीके से रियलाइज करते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आपने एक इस तरीके से देखा होगा कि इसका आउटपुट जो आने वाला है, ठीक है, इसमें हम लोग सारे जो गेट्स है यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारे पास इनपुट कितने हैं, 4 इनपुट है बेसिकली ABCD। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा वो। ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये हो गया हमारा एंड गेट गाइज। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया हमारा B, सेम इनपुट दे देंगे, और ये हो गया हमारा इनपुट C। करेक्ट, ये आ गया हमारा आउटपुट यहाँ पे AB और BC यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फिर से एंड गेट लेंगे, C हमारे पास है, C हम लोग यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे D इनपुट दे देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा AB BC एंड CD, ये हो गया हमारा एंडेड आउटपुट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे और करेंगे सबके साथ में। करेक्ट, इसको हमने और कर लिया, इसको यहाँ पे इनपुट दे दिया, इसको यहाँ पे हमने इनपुट दे दिया। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, A एंडेड विद B और विद BC। करेक्ट, और इसको हम लोग सेम इसको और एक और गेट लगेंगे हमारे पास। ठीक है, जिसका हमारा जो और फाइनल आउटपुट जो मिलेगा वो आएगा हमारा C ऑर्ड विद D। ठीक है, 2 इनपुट एंड गेट्स है हमारे पास में, तो C एंडेड विद D। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये हमारा और गेट है। और गेट कुछ इस तरीके से रहता है, हम लोग जल्दबाजी में यहाँ पे ड्रॉ करें, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सेम हमारा CD हमारा इनपुट यहाँ पे जा रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है फाइनली, A एंडेड विद B ऑर्ड विद B ऑन B एंडेड विद C ऑर्ड विद C एंडेड विद D। ये हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। अब इसमें हमारे पास में कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट रही, 1 2 और 3, और गेट की कितनी हमारे पास में 1 और 2। आपसे आप यहाँ पे आपको डायरेक्टली इक्वेशन से भी बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में एक एंड का फंक्शन है, दूसरा एंड का फंक्शन है, तीसरा एंड का फंक्शन है। ठीक है, बट वेरिएबल भी आपको ध्यान में रखने होते हैं, आप इसको विदाउट रियलाइजेशन ही भी आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको इनपुट का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 एंड गेट की रिक्वायरमेंट है और 2 और गेट की हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी लगेगी टू रियलाइज दिस इक्वेशन। ओके, ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैच ऐसा हो सकता है कि आपको इस साल में जो नेक्स्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन है उसमें जो क्वेश्चन दैट मीन्स 2022 के लिए जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको हाउ मेनी एंड गेट एंड और गेट ऐसा पूछा गया है। तो काफ़ी बार एग्जामिनेशन में एंड में जो भी स्टेटमेंट पूछा गया था वहाँ पे और एंड गेट रिस्पेक्टिवली ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन पूछा कुछ और जाता है और यहाँ पे आंसर कुछ और होता है, और आपको ऑप्शन इस तरीके से दे 2 3 एंड 3 2, तो आपको आंसर पता होते हुए भी आपके ऑप्शंस को ध्यान में ना रखते हुए इसलिए आपके इसमें से गलत हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना रहता है। ठीक है, ध्यान रखना होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अ DC सिस्टम। इसमें से कौन सी ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिडर की नहीं जाती फॉर अ DC सिस्टम, तो वो है हमारा DC 4 वायर विथ लाइन अर्थेड। ठीक है, DC 4 वायर विथ लाइन अर्थेड इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अ DC सिस्टम। ठीक है, जनरली आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि DC ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे पास में एक रहता है DC 2 वायर। ठीक है, दूसरा रहता है हमारा DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थेड। ठीक है, ये भी हो रहता है हमारे पास में, और DC 4 वायर। ठीक है, और जनरली DC 3 वायर और DC 4 वायर जो विथ लाइन अर्थ ये तो होता नहीं है, DC 3 वायर भी हमारा कंसिडर हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा DC 2 वायर्स, DC 3 वायर, DC 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थेड ये हमारा टाइप ऑफ DC सिस्टम है, बट DC 4 वायर विथ लाइन अर्थेड इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये हमने इसके पहले के भी सेशन में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आप देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करके पूछा गया, तो ये बात का आपको ध्यान में रखना होगा। रटे रटाए क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे तो उसमें से काफ़ी आपको कम चांसेस रहेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाते हो तो आपको काफ़ी चांसेस रहते हैं कि आप उसको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन भी
रहता है हम लोग हमारे रेगुलर सेशंस में कवर करते जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। इन हाफ एडर द टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर। हाफ एडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना रहते हैं और आउटपुट कितना रहते हैं, ठीक है। हाफ एडर के अंदर बेसिकली देर आर 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट, ठीक है। हाफ एडर सर्किट किस तरीके से बनता है जनरली, इट इज मेड अप ऑफ एंड गेट एंड एक्सऑर गेट। ये होता है हमारा एक्सऑर गेट, करेक्ट, और हमारा यहाँ पे रहता है एक एंड गेट। एंड गेट में हमारा कैरी मिलता है, करेक्ट। ये हो गया हमारा ए बी, यहाँ पे आ गया हमारा सम एंड दिस वन इज द कैरी, ओके। इट हैज अ टोटल नंबर ऑफ इनपुट इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटपुट इज एज वेल 2 एज वेल, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर ऑटोकैड ड्राइंग फॉइल। ऑटोकैड का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है, ऑटोकैड की जो फाइल रहती है, दैट मीन्स हमारे पास में जैसे अगर फोटो फाइल है, एक्सटेंशन का आपको मीनिंग बताता हूँ। फोटो फाइल है तो उसका जो .jpeg या फिर .png हमारा एक्सटेंशन रहता है, आपका फाइल नेम प्लस ये एक्सटेंशन, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइल कौन सी है। उसी तरीके से ऑटोकैड के लिए जो फाइल्स यूज़ की जाती है उसका एक्सटेंशन कौन सा रहता है, .dwg। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हमने टॉप 15 इंपॉर्टेंट ऑटोकैड के क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, ये हमारा सेशन बना के रखा है। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन पर आपको प्रोवाइड करा के देता है उसकी लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक आपको लिंक मिल जाएंगे जो भी इस सेशन में आपको इस सेशन के दौरान आपको डिस्कस करते रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने टेबल्स भी और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की। ये ना सिर्फ 15 क्वेश्चंस है बट आपको हर एक रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं ऑटोकैड से, ठीक है। हर बार एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो .dwg इज एक्सटेंशन फॉर ऑटोकैड ड्राइंग फाइल। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। द एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्टर शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे हमारे पास में एक कन्वर्टर गिवन है, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, आउटपुट, ठीक है, फॉर द एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, करेक्ट। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो हमारा वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इन, ठीक है। हमारा इनपुट क्या है, हीट इन है, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, मैकेनिकल वर्क आउटपुट, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी विच इज वर्क आउट डिवाइडेड बाय हीट इन, क्योंकि इनपुट यहाँ पे जो है वो हीट है, ठीक है, हीट इनपुट है, करेक्ट, ध्यान में रखना होगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि फ्यूल इन और यहाँ पे हीट रिजेक्टेड इस तरीके से ऑप्शन क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन। और जो हीट इंजन है एक सिस्टम है जो कन्वर्ट करते हैं हमारी हीट इनटू इलेक्ट्रिकल या हीट इनटू एनी मैकेनिकल वर्क, ठीक है। कोई भी हमारा वर्क रह सकता है आउटपुट में, मैकेनिकल वर्क आउटपुट, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। मैकेनिकल तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हम बेसिक रॉ मैकेनिकल वर्क आउटपुट ध्यान में रखेंगे और इसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, हीट इंजन है, तो हमारा ऐसे हीट इनपुट जा रहा है, ठीक है, ना कि फ्यूल इन। तो आपको ध्यान में रखना होगा, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस, ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ऑटोमेशन इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स के अंदर कौन सा सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेशन प्रोवाइड कराता है, तो वो है गाइस ई-टैप। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। हालांकि हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर भी हमने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर ई-टैप के ऊपर वर्क किया है। कितने स्टूडेंट्स आप में से इंटरेस्टेड है इस सॉफ्टवेयर को जानने के लिए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो या फिर किस तरीके से ई-टैप सॉफ्टवेयर वर्क करता है ये मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और आपको जनरली हमें मैटलैब का सिमुलेशन और ये सारी चीज़ें पता रहती है, बट ई-टैप इज ऑल्सो अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर टू एनालाइज द ट्रांजिएंट टू डिजाइन ऑटोमेशन इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम। काफ़ी कबार ये भी पूछा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच पैरामीटर इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अ साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के डेवलपमेंट के लिए या फिर उसको साइट सिलेक्शन के लिए जनरली जो भी हम लोग साइट सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो है हमारा सेडिमेंटेशन, ठीक है। जनरली लैंड विथ रॉक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड लार्ज स्टोरेज एरिया, दीज आर द कंसिडरेबल फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बट सेडिमेंटेशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अ साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9। आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस घुमा फिरा कि यूपीपीएससी जेईई ने पूछे, इसलिए आपको एक ओवरऑल एनालिसिस करना होगा कि आपको किस तरीके से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है। हालांकि आपको मैं ये आने वाले जो सेशंस है उसमें आपको डिस्कस कराते ही रहूँगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइन से रिलेटेड इसमें से कौन सा सिस्टम नहीं है, कौन सा पैरामीटर नहीं है? सपोर्ट्स, कनेक्टर, इंसुलेटर, कैन केबल ट्रे। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोला या फिर ओवरहेड लाइंस बोला तो उसमें आपको जो केबल ट्रे है, ठीक है, उसकी ज़रूरत है क्या? नहीं, ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। केबल ट्रे इज यूज्ड फॉर द अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। जो अंडरग्राउंड केबल सिस्टम रहते हैं उसके लिए केबल ट्रेस की रिक्वायरमेंट रहती है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 10। विच मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पावर थ्रू एन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन सी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर द पावर थ्रू अ ऑटो ट्रांसफार्मर? ये इसका करेक्ट आंसर है बोथ डी। दैट मीन्स कंडक्शन और इंडक्शन के थ्रू हमारा ट्रांसफर होता है। और जनरली जो इंडक्टिव ट्रांसफर क्या होता है? V2 इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2, ये होता है हमारा ये इंडक्टिव ट्रांसफर। और V2 I1, ठीक है, ये होता है हमारा कंडक्टिव ट्रांसफर। जनरली कुछ इस तरीके से इसका ये रहता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा लोड और एक हमारा यहाँ पे कॉमन रहता है, ठीक है। ये हो गया V2 V1, ठीक है। ये जो हमारा करंट यहाँ पे जा रहा है ये हमारा I2 और ये हो गया हमारा I1, ठीक है। ये हो गया हमारा V1 एंड दिस वन इज द V2। सिंपल है, आपको पता ही होगा कि जो हमारा पावर ट्रांसफर होता है इन एन ऑटो ट्रांसफर में इट इज़ बाय बोथ कंडक्शन एज वेल एज इंडक्शन, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। A device which controls the high current on the load side is known as a, ठीक है। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कंट्रोल करता है हाई करंट ऑन द लोड साइड? विच इज़ अ SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है गाइस, जो कि हमारे हाई करंट को लोड साइड में कंट्रोल करता है, ठीक है। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो पावर डायोड्स रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं अप टू 3000 वोल्ट, 3500 एम्पियर और 1 किलोवाट तक की उसकी रेटिंग रह सकती है, ठीक है। और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है हमारा एक हम लोग यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द हाई करंट ऑन द लोड साइड, बिकॉज काफ़ी उसके डिफरेंट रीजंस भी है, ठीक है। और जनरली ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हमारे हाई करंट कंट्रोल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। द सिंगल फेज एनर्जी मीटर डिस्प्लेज द कंज्यूम्ड एनर्जी इन। हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, डिस्प्ले करता है कंज्यूम एनर्जी इन किलोवाट आवर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस द सिंगल फेज एनर्जी मीटर डिस्प्लेज द कंज्यूम्ड एनर्जी इन किलोवाट आवर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ द बेसिक पावर इक्वेशन ऑफ अ डायनामो, ठीक है। बेसिक पावर इक्वेशन क्या है डायनामो का, डीसी मशीन का? वो है हमारा P इनपुट इज इक्वल टू P आउटपुट प्लस P लॉसेस। सिंपल है, जितना इनपुट दे रहे हैं उसमें हमें कितना आउटपुट मिल रहा है प्लस हमारे लॉसेस कितने हो रहे हैं। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, पावर इक्वेशन है डायनामो का, डीसी मशीन का। सिंपल है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड इन अ पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग द एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी की या फिर एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा एक वाइडली यूज्ड पावर सिस्टम में मेजरमेंट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग यूज़ करते हैं तो है हमारा इंडक्शन टाइप। सिंपल है गाइस, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड इन अ पावर सिस्टम फॉर मेजरिंग द एनर्जी? एनर्जी को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं? इंडक्शन टाइप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 15. Which of the following is a semiconductor material? इसमें से कौन सा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है? सिंपल है, पेपर, सिलिकॉन, रबर और एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया था सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिंपल है गाइस, ध्यान में रखना होगा। इसमें भी हमारे पास इंट्रिंसिक टाइप रहता है और दूसरा रहता है एक्सट्रिंसिक टाइप, ठीक है। दो तरीके के इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल ले सकते हैं। इंट्रिंसिक में हमारा एकदम प्योर फॉर्म हो गया और एक्सट्रिंसिक टाइप में हम लोग जहाँ पे डोपिंग करते हैं, ठीक है, कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं वहाँ पे हमारा होता है इंट्रिंसिक टाइप, ठीक है। एन टाइप और पी टाइप उसके फिर फर्दर डिविजन्स है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड टू अचीव स्पीड ऑफ 1800 RPM व्हेन ऑपरेटेड ऑन अ 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमें पूछा गया कि नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड टू अचीव स्पीड ऑफ 1800 RPM, ठीक है। सिंपल है गाइस, NS इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय P। ये हमको फॉर्मूला पता है, हम लोग डायरेक्टली पोल का वैल्यू निकाल सकते हैं। पोल का वैल्यू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 660 एंड NS इज 1800 RPM।
ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 1 यहाँ पे 30 आ जाएगा और डी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिक सा फॉर्मूला था, हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ पोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए जो कि है 4। Then we have a next question, which is question number 17 is, which of the following defines the armature current in a DC shunt generator? इसमें से कौन सा हमारा आर्मेचर करंट डिफाइन करता है डीसी शंट जनरेटर में? तो वो है हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो डीसी जनरेटर की बात की गई है हमारे पास में, तो जनरेटर में क्या होता है, Eg इज इक्वल्स टू जनरेटेड वोल्टेज, दैट मीन्स Eg इज इक्वल्स टू क्या होता है, जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल्स टू वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज प्लस I इंटू आर ए। करेक्ट, अगर यहाँ पे मोटर रहता था तो यहाँ पे V और Eg का वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। अ स्मॉल एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी एज पर द MSMED एक्ट 2006 डज नॉट एक्सीड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक स्मॉल एंटरप्राइज जो है, एक हमारा एंटरप्राइज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है प्लांट के अंदर और मशीनरी के अंदर, वो कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? तो वो है हमारा 5 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MSME के अंदर डिफरेंट एंटरप्राइजेस रहते हैं, स्मॉल में, मीडियम में, और देखिए इसका अगर आपको स्मॉल पूछा गया, अगर आपको नेक्स्ट इसमें मीडियम पूछा गया, तो इसका जो प्लांट और मशीनरी का जो कॉस्ट है, ठीक है, वो होना चाहिए 5, वो हो सकता है हमारा 5 करोड़ के अबव रहे, बट इट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़ मार्क। ठीक है, दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन? इसमें से क्या डिफाइन करता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन? तो ध्यान में रखना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन द ओशन सरफेस वाटर एंड डीप ओशन वाटर। इसी के द्वारा हमारा ओशन थर्मल एनर्जी वर्क करता है। ठीक है, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस रहता है बिटवीन सरफेस ओशन वाटर एंड डीप ओशन वाटर्स का, उसी के प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ये वर्क करता है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ एनालिसिस डज नॉट इज नॉट डन बाय मैटलैब सॉफ्टवेयर? ठीक है, मैटलैब से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो भी हम लोग आने वाले कुछ दिनों में सेशन इसका लेने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से कौन सा एनालिसिस है हम लोग मैटलैब सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं परफॉर्म करते? तो वो है हमारा प्लांट प्लानिंग एनालिसिस। ठीक है, हालांकि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, अलजेब्रिक सॉल्यूशन एंड डायनेमिक सिस्टम सिमुलेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं तीनों भी, बट दिस प्लांट प्लानिंग एनालिसिस इज नॉट डन बाय द मैटलैब सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया इज? इंडिया के अंदर हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज अभी तक का कितना है? वो है हमारा 765 kV। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको इंटरव्यू में या फिर बेसिक क्वेश्चन भी काफ़ी कबार पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 765 kV AC हमारा हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है इंडिया के अंदर प्रेजेंटली। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम? इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है? ठीक है, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम बताई थी, और आपको ये भी मैंने बताया था कि बेसिक कैटेगरी ध्यान में रखिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड वायरिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, ध्यान में रखिएगा। हालांकि क्लेट वायरिंग होता है, हमारा कंड्यूट वायरिंग होता है और कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, ये हमारे टाइप्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के अंदर, बट दिस क्लिप बोर्ड वायरिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। ये आर्बिट्री उन्होंने एग्जामिनर में कोई भी यहाँ पे ऑप्शन मेंशन करके रखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी रहती है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मेजरमेंट के लिए हम लोग इसमें से कौन सा ब्रिज जो है वो यूज़ करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं? तो हमारा केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। मैंने आपको बताया था कि केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड जो है हमारे काफ़ी लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और जनरली गुड कंडक्टर का एक काफ़ी फाइनाइट अमाउंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस रहता है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी कि बिलो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं उसके लिए हम लोग केल्विन डबल ब्रिज मेथड ये इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे कंडक्टर्स की रहती है, ठीक है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ उसमें जो रेजिस्टेंस रहता है उसको हम लोग केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड से मेजर कर सकते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24, द व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन इज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, एक फिगर गिवन है, इसमें हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एक्स। इस अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर पी का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 900
ओम्स है, ठीक है। क्यू का जो वैल्यू है वो हमारा 300 ओम्स है, करेक्ट। एस का जो है हमारा 15 ओम्स का है, एंड आर एक्स का हमें ये फाइंड आउट करना है। सिंपल, अगर हमारा बैलेंस ब्रिज है तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, पी मल्टीप्लाइड बाय आर एक्स, पी मल्टीप्लाइड बाय आर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय एस। इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, क्यू इंटू आर एक्स, क्यू इंटू एस और पी इंटू आर एक्स, ठीक है। तो हमें आर एक्स का वैल्यू पता करना है, तो क्यू इंटू एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 इंटू यहाँ पे हमारा 15 है, ठीक है। और पी का जो वैल्यू हमारा 900 है, ठीक है। 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है, 3 5 ज़ा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 ओम्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन्स इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो आर एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 5 ओम्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एनालाइज एंड विजुअलाइज द डेटा इन द मैटलैब। किस में से, इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है, जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू एनालाइज एंड विजुअलाइज द डेटा इन द मैटलैब। तो वो है हमारा सिमुलिंक। सिमुलिंक इज यूज्ड फॉर द एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा इन द मैटलैब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 26. Which of the following is not an advantage of SCR as a switch? ठीक है, इसमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है जहाँ पे हमारा SCR एज अ स्विच करके वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा स्विचिंग स्पीड इज़ वेरी है। तो ये बात गलत है गाइस कि ये हमारा एडवांटेज नहीं है SCR का, स्विचिंग स्पीड हमारी हाई नहीं रहती। हालांकि अभी हमारे पास एडवांटेजेस कौन से, तो ऑपरेशन डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोनिक्स, करेक्ट है। इट गिव्स नॉइजलेस ऑपरेशन एट हाई एफिशिएंसी, इट हैज़ अ नो मूविंग पार्ट। ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेनली कुछ ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं SCR के, इट कैन कंडक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसमें से पावर कंट्रोल है, ठीक है, ओनली हाफ साइकिल के लिए हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। और SCR के लिए बेसिकली यहाँ पे जो स्विचिंग स्पीड की बात की जाती है, हमारे कुछ फ्रीक्वेंसीज आती है, दैट मीन्स SCR कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। या फिर हाई स्पीड ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। और इसका जो मैक्सिमम हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रहेगा हमारा 400 हर्ट्ज के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट एडवांटेज ऑफ SCR एज अ स्विच। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट। इसमें से कौन सा ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट नहीं है, तो वह है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पोल इज नॉट अ ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग मशीनरी एंड अप्लायंसेज अंडर फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट आने के ऊपर इसमें से क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बिल्डिंग को, मशीनरी को और एप्लीकेशन अप्लायंसेस को, वह है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग ये होता है जो हमारे बिल्डिंग को, मशीनरीज को और अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है इन फॉल्ट कंडीशन। तो होता क्या कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है अगर वो अर्थेड है प्रॉपरली, ठीक है, तो इसमें से ऊपर कोई भी अगर हमारा फॉल्ट आता है, ठीक है, तो ग्राउंड को ग्राउंड की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारा काम कौन करता है, अर्थिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 29। विच कमांड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द रेक्टेंगल्स इन ऑटोकैड। देखिए मैंने आपको ये कमांड्स जो है डिफरेंट वो भी मैंने आपको उस सेशन में बताया, ठीक है। तो रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, REC। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा इस, ठीक है। एक्स लाइन, ऑफसेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं लाइन, ट्रिम, एक्सटेंड, ये कुछ डिफरेंट कमांड जो है किस तरीके से यूज़ की जाती है ये मैंने आपको उस सेशन के अंदर बताया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच टाइप ऑफ सोलर सेल गिव्स द हाईएस्ट एफिशिएंसी। इसमें से कौन सा सोलर सेल है जो हाईएस्ट एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड कराते हैं, वो है हमारा मोनोक्रिस्टलाइन गाइस। देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर एक मैं सेशन लेके आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी, ठीक है, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली सोलार हो गया, टाइडल हो गया, किस तरीके से वो वर्क करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोनोक्रिस्टलाइन जो है, ठीक है, वो हमारा हाईएस्ट एफिशिएंसी देता है, जिसका अराउंड एफिशिएंसी है वो हमारा 20% है गाइस, ठीक है। आप इस तरीके से मत ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको एग्जामिनेशन पूछा गया तो 70 to 80% वगैरह ध्यान में रखिएगा। इस मैक्सिमम अचीवेबल अभी तक का एफिशिएंसी था 22%, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना, ठीक है। लेकिन अभी तक मोनोक्रिस्टलाइन का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हमारा 20% है। उसके बाद में पॉलीक्रिस्टलाइन आता है जिसका अराउंड 15% रहता है, ठीक है। और ये एमरफोस वाले जो रहते हैं वो 7% से लेके 10% के बीच में वैरी करते हैं, ठीक है। और पॉलीक्रिस्टलाइन जर्मेनियम तो सबसे कम रहता है, हालांकि उसका 3 to 4% ही रहता है, लेकिन उसकी प्राइस काफ़ी कम रहती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। बट ये मोनोक्रिस्टलाइन की प्राइस उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इट इज़ अ एक्सपेंसिव टाइप ऑफ सोलर सेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following is used for sending a command, recording the information and transmitting the reading of an instrument from a
रिमोट लोकेशन, ठीक है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें से क्या यूज़ किया जाता है टू सेंड अ कमांड, रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। एक रिमोट लोकेशन से कमांड को सेंड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है, वो हमारा टेलीमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। टेलीमीटर जो हमारा एक डिवाइस रहता है बेसिकली, जो हमारे रिमोटली मेजर करता है, ठीक है, जिसके अंदर सेंसर्स रह सकते हैं, ट्रांसमिशन पाथ, डिस्प्ले रह सकता है, डेटा रिकॉर्डिंग का फंक्शन रह सकता है और कंट्रोलिंग का भी रह सकता है। तो ये हमारा टेलीमीटर होता है, जिसका करेक्ट आंसर आ जाएगा टेलीमेट्री, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द लैडर लॉजिक प्रोग्राम। इसमें से लैडर लॉजिक प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या रहता है, क्या यूज़ किया जाता है, वो है हमारा फंक्शन ब्लॉक एंड कनेक्टिंग लाइंस। मैंने आपको पीएलसी के अंदर एक सेम क्वेश्चन आपको बताया था और सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन ब्लॉक्स एंड कनेक्टिंग लाइंस आर यूज फॉर मेकिंग द लैडर लॉजिक प्रोग्राम्स। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 33, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिल्वर नियर 0 केल्विन इज, ठीक है, इट इज़ वेरी लो बट वो मेजरेबल रहती है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पावर सिस्टम यूजिंग द सिंपल सिंबल फॉर ईच कंपोनेंट इज नोन एज। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पावर सिस्टम यूजिंग द सिंपल सिंबल फॉर ईच कंपोनेंट इज नोन एज सिंगल लाइन डायग्राम। आपको मैंने बताया था हर एक पावर सिस्टम के कंपोनेंट को अगर हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा ड्रॉ करते हैं तो हमें रिप्रेजेंट उसको समझने के लिए काफ़ी आसानी मिलती है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और जनरेटिंग स्टेशन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कुछ इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है जो एक हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। सर्किट ब्रेकर्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट लाइक कंपोनेंट्स हो गए जो हमारे पास पावर सिस्टम में, उसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते लार्ज स्केल के ऊपर। एक हम लोग छोटा सा कंपोनेंट बना के एक सिंबल बना के उसको ड्रॉ कर लेते, तो वो होता है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35, विच कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई। इसमें से कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है इन वाइल कन्वर्टिंग विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई। तो उसमें डीसी लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास में जनरेटर चाहिए, विंड टर्बाइन चाहिए और चार्ज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट रहती है इस विंड एनर्जी सप्लाई सिस्टम में, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम में, ठीक है। जनरली हमारा एक नेसल रहता है, ठीक है, ये अगर हमारा ब्लेड्स हो गए, ठीक है, और इसका एक टावर हो गया, तो यहाँ पे जो इसके पीछे का जो यूनिट रहता है, ये जिस तरह के यहाँ पे मेंशन करके, इसको हम लोग कहते हैं नेसल, और इसके अंदर हमारे उसमें जनरेटर रहता है, यॉ कंट्रोल रहता है, ओके, और बाकी मैकेनिज्म सारी चीज़ें रहती है, जहाँ पे जिस तरीके से गियर्स हो गया और सारी कूलिंग सिस्टम इस केस में हमारे पास में मेंशन की जाती है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट से पैरामीटर यहाँ पे इस नेसल के अंदर इनकॉर्पोरेट रहते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यॉ मोटर हो गया, मशीन सपोर्ट हो गया, ब्रेक, एक्सल, पिन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले कॉन्सेक्यूटिव सेशन में, जहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 by 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, डीसी लोड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 36. Which of the following type of material lacks the permanent magnetic dipoles? इसमें से कौन सा मटेरियल के अंदर permanent magnetic dipoles के परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल नहीं रहता है, ठीक है, वो है हमारा डायमैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक टाइप ऑफ मटेरियल के अंदर हमारे परमानेंट डायपोल जो रहते हैं वो इन प्रेजेंट नहीं रहते। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 37. Which of the following factor is not considered as one of the building blocks of the success of a model entrepreneur? ठीक है, इसमें से कौन सा फैक्टर कंसिडर नहीं किया जाता एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सक्सेस ऑफ अ मॉडल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो है हमारा बिजनेस अवेयरनेस, करेक्ट। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, विच हम लोग कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंटरप्रेन्योर रहते हैं, और हमारे रहते हैं इनोवेशन, रिस्क टॉलरेंस हो गया और विजनरी, ठीक है। बट बिजनेस अवेयरनेस इज नॉट अ फैक्टर कंसिडर्ड, ठीक है, वाइल और हम लोग नहीं कह सकते इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ अ मॉडल एंटरप्रेन्योर। ये आपको ध्यान में रखना, तो काफ़ी एक्सेप्शनल क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 38. विच प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर? आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट करती है? वह हमारा लो वोल्टेज एंड हाई करंट। लो वोल्टेज एंड हाई करंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिलेटेड टू द आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रूटीन टेस्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर? इसके अंदर का
इसमें रूटीन टेस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती, नॉट की क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी कबार, ठीक है। देखते हैं, तो वो है हमारा ऑपरेशनल टेस्ट हमारे रूटीन टेस्ट में इंक्लूड रहता है। 1 मिनट पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ड्राइव विद स्टैंड टेस्ट, ये भी इंक्लूड रहती है। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मेन सर्किट, ये भी हमारा रहता है। बट डेप्रिसिएशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर ये हमारे रूटीन टेस्ट के अंदर नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 40. Which generation of entrepreneur use EDP, Entrepreneurship Development Program? ठीक है, which generation of entrepreneurs uses EDP, Entrepreneurship Development Program? तो है हमारा फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOB? LOB का जो फुल फॉर्म है वो हमें पूछा गया है, वो होता है लाइन ऑफ बिजनेस गाइस। लाइन ऑफ बिजनेस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 42। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज रिलेटेड टू, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी इज रिलेटेड टू द बैलेंस शीट, ठीक है। कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then we have a next question which is question number 43. A human machine interface is used for HMI. ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? It allows a user to interact with the device. मैंने आपको क्वेश्चन बढ़ाया भी था कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या रहता है, ये हमें अलाउ करता है इंटरेक्ट करने के लिए डिवाइसेस के साथ में। HMI क्या रह सकता है कि हमारे जो आउटर स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको हमारा प्रोग्राम है, जहाँ पे हमारे पास में जो कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर, वो एक प्रॉपर वेज में अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। और इसको विजुअली अट्रैक्टिव एक एस्थेटिकली डेवलप किया जाता है, सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से समझ सको, ठीक है। वो होता है हमारा HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है। अलाउ करते हैं हमारा यूजर को टू इंटरेक्ट विद अ डिवाइस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें से कौन सा एक ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम नहीं है? तो वो है हमारा 2 फेज AC सिस्टम। देखिए मेनली गाइस ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम में DC सिस्टम आता है, AC सिस्टम आता है और कॉम्पोजिट सिस्टम रहता है। DC सिस्टम में भी डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। जब हमारे दोनों भी लाइन्स ओवररेटेड रहते हैं, जब हमारे एक रनिंग रेल रहती है एक्टिंग एज अ रिटर्न कंडक्टर के लिए, और जब हमारे दोनों भी लाइन्स ग्राउंड रहते हैं बट इंसुलेटेड रहते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है, वो हम लोग हमारे रेगुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट इसमें से जो 2 फेज AC सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम नहीं है। जनरली हमारे पास में एक सिंगल फेज रहता है। इसमें टाइप्स में आपको बता दूँ, 15 kV, 16 2/3 हर्ट्स का रहता है, 11 kV का रहता है, जिसमें 25 हर्ट्स का एक फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारा कंडो सिस्टम भी हमारा उसके रिलेटेड रहता है, ठीक है। और 25 kV 50 हर्ट्स का भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और 3 फेज सिस्टम में हमारे पास में 2 ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर रहते हैं, और रनिंग रेल जो रहती है वो हमारा एज अ 3rd फेज करके हमारा वर्क करता है, वो भी हमारा 16 2/3 हर्ट्स पे वर्क करता है। बट 2 फेज सिस्टम इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विच इज द परफेक्ट एनालॉजी ऑफ 2 ट्रांजिस्टर शोन इन द गिवन फिगर? इसमें से यहाँ पे जो एनालॉजी गिवन है ये हमारी परफेक्ट एनालॉजी है। ये किसका है? ये हमारे थायरिस्टर्स का है, ठीक है। इट इज अ थायरिस्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज द परफेक्ट एनालॉजी फॉर 2 ट्रांजिस्टर शोन इन द गिवन फिगर? ये हमारी थायरिस्टर की एनालॉजी है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then we have a next question which is question number 46. Which plane is used to draw the all object in AutoCAD? ठीक है, कौन से प्लेन के अंदर हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हैं AutoCAD के अंदर? वो है हमारा XY प्लेन। इसके बाद में Z प्लेन भी आता है, ठीक है, जो हमारा 3rd एक्सिस रहता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम लोग 3D में वर्क करते हैं तो इसमें XYZ भी आता है, ठीक है। 3D व्यू या फिर प्लान व्यू में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये आपको सारी चीज़ें जो AutoCAD के अंदर अच्छी तरीके से समझने को मिलेंगे। वो आप सेशन 15 से 20 मिनट का सेशन है, वो आप जाके देख सकते हो। Then we have a next question which is question number 47. Which of the following is not a thyristor type? इसमें से कौन सा थायरिस्टर का टाइप नहीं है? वो है हमारा UJT का, ठीक है। जनरली ध्यान में रखना होगा इस ETO, GTO and SCR is a type of thyristor, but UJT is not a type of thyristor. ETO का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना होगा, वो होता है हमारा इमीटर टर्न ऑफ थायरिस्टर, ठीक है। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, गेट टर्न ऑफ और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बट हेयर UJT इज नॉट अ टाइप ऑफ थायरिस्टर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द कंट्रोलिंग टॉर्क इन केस ऑफ अ मेकर? ठीक है, मेकर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? हमारा वोल्टेज कॉइल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि मेकर के अंदर हमारे पास में 3 कॉइल्स रहती है।
2 प्रेशर कॉइल रहती है और एक हमारी करंट कॉइल रहती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग ये मेजर किसके लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस, या फिर हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेजर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी मेजर से रिलेटेड, अच्छी तरीके से सुनना होगा। जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है वो रहता है हमारा अबाउट 50 वोल्ट टू 100 वोल्ट का, ठीक है। स्पीड कितनी रहती है मेजर की, वो रहती है हमारे 160 RPM, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई किया जाता है मेजर को, वो प्रोवाइड किया जाता है बाय DC जनरेटर, करेक्ट। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ इसमें हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, वोल्टेज कॉइल, ओके। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। विच टाइप ऑफ फ्यूज इज शोन इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में कौन सा फ्यूज बताया गया है, वो है हमारा रीवायरेबल फ्यूज, ठीक है। हमारे यहाँ पे फ्यूज वायर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रीवायरेबल फ्यूज, ओके। Then we have a next question, which is question number 50. A class of ownership that has a higher claim on assets and earnings than common stockholder is known as a class of ownership, जिसमें हमारे पास में क्लेम्स एसेट के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, अर्निंग्स और एसेट्स के ऊपर दैन कॉमन स्टॉक होल्डर इज नोन एज, इट इज़ नोन एज अ प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then we have a next question, which is question number 51. What happens when a moisture gets into the insulating material? Insulating material के अंदर moisture जाने के बाद में क्या इफेक्ट होता है, वो क्या करता है, उसका डायलेक्ट्रिक लॉसेस है उसको इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इट इंक्रीजेज द डायलेक्ट्रिक लॉस। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा गाइस, ध्यान में रखो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल की मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी, जिसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए और परमिटिविटी उसकी लो होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52। विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज शोन इन द गिवन डायग्राम। इसमें से इस इमेज में जो आपको एनर्जी कन्वर्जन बताया गया है, ये कौन सा है, ये हमारा ओशन थर्मल एनर्जी है गाइस, ठीक है। इट इज़ अ ओशन थर्मल एनर्जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओवर करंट रिले। इसमें से कौन सा एक ओवर करंट रिले नहीं है, वो है हमारा क्लोजिंग टाइम्ड ओवर करंट रिले। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले करेक्ट है, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले भी करेक्ट है, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले भी करेक्ट है, बट हियर क्लोजिंग टाइम्ड ओवर करंट रिले इज नॉट अ ओवर करंट रिले, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक 220 वोल्ट सिंगल फेज 220 ओम्स रेजिस्टेंस है जो हमारा कनेक्ट किया गया इन सीरीज विद द गेट ऑफ एन SCR, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। इज शोन इन द गिवन फिगर द गेट करंट रिक्वायर्ड टू फायर द SCR इज 7 मिली एम्पियर, ठीक है। जितना हमारे पास में गेट करंट की रिक्वायरमेंट है वो हमारा 7 मिली एम्पियर है, ठीक है। एंड व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज वी इन रिक्वायर्ड टू फायर द SCR। कितना वोल्टेज हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा टू फायर द SCR। सिंपल है गाइस, ठीक है। देखिए, अगर हमारा V इनपुट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा हो गया VG, करेक्ट। अब अगर हम लोग VG को 0.7 वोल्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, V in इज इक्वल टू VG प्लस IG इंटू R, करेक्ट, IG इंटू R। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 0.7 प्लस IG क्या है 7, करंट कितना है हमारे पास में 7 मिली एम्पियर, 7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय R का वैल्यू कितना है 220, करेक्ट। तो हम लोग इसको सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा V इन का अबाउट 2.24 वोल्ट, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट कंडक्टिविटी। इसमें से कौन सा एलिमेंट का हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, वो है हमारा सिल्वर का, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से कंपैरिजन में इसका कंडक्टिविटी सिल्वर का वो काफ़ी हाई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है, हीलियम वेल्डिंग, ठीक है। हीलियम वेल्डिंग जो है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हमारे पास स्पॉट वेल्डिंग में आता है, सीम वेल्डिंग भी आता है, ठीक है, और बट वेल्डिंग भी आता है और प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी आता है। एक प्रोजेक्शन वेल्डिंग करके भी आता है इसके अंदर एक इंक्लूडेड, ठीक है। बट हीलियम वेल्डिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग।
Then we have a next question, which is question number 57. Which method is not used for controlling the speed of a slip ring induction motor? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंट्रोल के लिए इसमें से कौन सी मेथड नहीं है हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारा चेंजिंग द पोल मेथड, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ पी स्पाइस? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। पर्सनल सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको ई टाइप का फुल फॉर्म बताया था, उस तरीके से पी स्पाइस का भी आपको पे फुल फॉर्म पूछा गया था। सॉफ्टवेयर है बेसिकली, ये जनरल पर्पस प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट सर्किट सिमुलेशंस रहते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर सर्किट का, ट्रांसमिशन लाइंस का, नॉइज डिस्टॉर्शन का, उसके लिए हमारे काम में आता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 59. Dash is a negative temperature coefficient of resistance. वो है हमारा कार्बन, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, ठीक है। और जनरली जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 60. विच कंसिडरेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग? वायरिंग के तहत इसमें से कौन सा कंसिडरेशन ध्यान में नहीं लिया जाता है? टाइप ऑफ कंडक्टर, ठीक है। हालांकि वायरिंग मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वायर एंड कलर कोड मेंशन ये भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, बट टाइप ऑफ कंडक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 61. विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस? वेरी हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक मेगर जो हमारा डिवाइस है, इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको कहने केल्विस डबल ब्रिज भी बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज और विंस ब्रिज किसके लिए यूज होता है, ये भी हम लोग इसके पहले काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62. विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर स्टार्टिंग द सिंक्रोनस मोटर? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसमें से कौन सी मेथड जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? तो वो है हमारी ऑप्शन डी, आउटर रोल्ड मशीन। हालांकि पोनी मोटर, स्मॉल डीसी मशीन एंड डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर द एज अ स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि आपको पता है सिंक्रोनस मोटर हालांकि सिंक्रोनस स्पीड पर रन होती है, बट इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मेथड यूज़ नहीं की जाती? आउटर रोल्ड मशीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 63. Which type of work is not preferred for maintenance of a transformer? ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस के लिए इसमें से कौन सी मेथड जो है वो प्रेफर नहीं की जाती है, ठीक है। वो है हमारी सॉल्विंग द डिजाइनिंग एरर्स, ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग एरर जो है वो एक बार का मशीन का अगर आपका डिजाइन हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो ये अब मेंटेनेंस के वक्त ये काम ही नहीं गया। हालांकि हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए, इस तरीके से गलतियां ना हो, बट लेकिन डिजाइनिंग एरर में है, एक बार का मशीन बन चुका है तो उसके बाद में हमारे मेंटेनेंस के अंदर वो नहीं आता है, ठीक है। लीक रिपेयर, सील रिप्लेसमेंट ये हम लोग कर सकते हैं। करोजन एंड रस्ट रिमूवल, वेल्डिंग वर्क एंड पेंटिंग वर्क ये भी हम लोग कर सकते हैं। टेकिंग मेजर फॉर एक्सटेंडिंग द सर्विस लाइफ ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दिस आर द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क, बट ये डिजाइनिंग, सॉल्विंग द डिजाइनिंग एरर है, ये हमारे मेंटेनेंस के अंदर नहीं आता है फिलहाल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 64. A circuit which is used to turn off the SCR is, SCR को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसके लिए इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? वो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन ही होता है टू टर्न ऑफ द सिलिकॉन कंट्रोल SCR, ठीक है। ट्रिगरिंग सर्किट हम लोग गेट को देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, सो दैट हम लोग हमारे जो SCR है उसको हम लोग टर्न ऑन कर सके, ठीक है, बट टर्न ऑफ प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन। सिंपल है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 65. What is the result when uranium-235 undergoes fission by slow neutrons? uranium-235 जब वो फिजन के प्रोसेस में जाता है बाय स्लो न्यूट्रॉन, तो उसके कारण क्या होता है? अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। यही हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब हमारा यूरेनियम 235 हमारा फिजन के प्रोसेस में जाता है, ठीक है, बाय यूजिंग स्लो न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उसके कारण हमारा एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में हीट, थर्मल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, देन हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 66. PLC से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। हमने हमारे जो पेड कोर्स मैंने आपको बताया था उसमें ये इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूडेड है जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको काम में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? PLC's analog input output address value has, PLC's analog input output address value has one word। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, उसकी वन वर्ड की वैल्यू रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67, विच टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट्स। इसमें से कौन से एनर्जी ऑडिट में अंदर कैपिटल इंटेंसिव इंप्रूवमेंट इंक्लूडेड रहती है, उसका एनालिसिस रहता है, ठीक है। तो वो है हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट के अंदर। ये हम लोग फाइनेंस का जो एक हम लोग सेशन ले लेंगे, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जनरल इंजीनियरिंग, उसमें हम लोग ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 68, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग मेजर टू चेक द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज। ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सो दैट हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं और रिलायबिलिटी उस इक्विपमेंट की, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिंग। सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इंस्पेक्शन, सर्विसिंग और एनालाइजिंग में डिफरेंस है गाइस, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 69, व्हाट इज द करेक्ट आउटपुट ऑफ जेड इन द गिवन रंग, ठीक है। इस फिगर में हमारे पास जो रंग गिवन है, इसका आउटपुट क्या आएगा जेड में, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जाते हैं, एंड गेट का और गेट का आउटपुट किस तरीके से आता है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। पीएलसी का अगर आपने सेशन देखा होगा गाइस, उसमें से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास में दो स्विचेस, नॉर्मली ओपन स्विचेस इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हमारा एज अ एंड कॉन्टैक्ट करके वर्क करते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारे पास में एक सीरीज में कनेक्टेड है, एक नॉर्मली ओपन, एक देन नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है। दैट मीन्स अगर हमारा ये इनपुट ए हो गया और ये इनपुट बी हो गया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ए एंडेड विथ अ बी डैश, ठीक है, या फिर बी बार भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक्स और एक्स है, एक्स और वाई है, तो हमारे पास में एक्स एंडेड विथ अ क्या आ जाएगा, वाई ब डैश, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पीएलसी के अंदर मैंने आपको समझाया था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ओके। Then we have a next question, which is question number 70. What is the maximum number of input and output that are there in the small PLC? Small PLC के अंदर कितने maximum number of input and output है, वो है हमारे ऑप्शन सी 100, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। स्मॉल PLC के अंदर हमारे उसमें अबाउट 128 इनपुट से ज़्यादा हमारे पास में इनपुट एंड आउटपुट रहते हैं, ठीक है, और इसमें से 256 से ज़्यादा आईओ पोर्ट्स नहीं रहते स्मॉल पीएलसी के अंदर, ध्यान में रखना होगा, ओके। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे पूछा गया, दैट आर देयर इन द स्मॉल पीएलसी, इट इज 100। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 71, फॉर अ बेस्ट कंडक्टिविटी विच टाइप ऑफ कॉपर इज सुटेबल। बेस्ट कंडक्टिविटी के लिए इसमें से कौन सा कॉपर सुटेबल है गाइस, तो है प्योर एनालीट कॉपर, ठीक है। प्योर एनालीट कॉपर इज हैविंग अ बेस्ट इलेक्ट्रिकल, हम लोग कह सकते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। सिलिकॉन मिक्स कॉपर भी नहीं है, पॉलिटर टाइप ऑफ कॉपर भी नहीं, हार्ड टाइप ऑफ कॉपर भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, द डैश इज बेसिकली टू टर्मिनल पैरेलल इनवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर्स दैट परमिट्स ट्रिगरिंग इन ईदर डायरेक्शन। काफ़ी सिंपल, मैंने आपको बताया था गाइस, इसका करेक्ट आंसर है डायक, ठीक है। डायक में हमारे पास क्या है, दो इन्वर्टेड, हम लोग क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से सिंबल आता है इसका। डायक और ट्रायक में क्या डिफरेंस रहता है, ट्रायक में हमारे पास में गेट प्रेजेंट रहता है, बट डायक में प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे रहता था कि टू टर्मिनल पैरेलल इनवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर है, तो आंसर ट्रायक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, बेसिकली टू टर्मिनल पैरेलल इनवर्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेयर दैट परमिट्स ट्रिगरिंग इन ईदर डायरेक्शन, तो वह इसका करेक्ट आंसर है। कंट्रोल अगर आता तो ट्रायक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ बेसिक विदाउट गेट, यहाँ पे हमारे पास विदाउट कंट्रोल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको डायक आंसर करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, डायक क्या है, हमारे 3 टर्मिनल हमारा डिवाइस है। डायक जो है हमारा 3 लेयर 2 टर्मिनल है, ठीक है। और ट्राई क्या है, हमारा 3 टर्मिनल, ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ध्यान में रखना होगा, ओके। और ये दोनों भी डायरेक्शन में कंडक्ट हो सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 73, विच लॉ स्टेट्स द फॉलोइंग। यहाँ पे इस लॉ गिवन है, ये किसका लॉ है हमें पूछा गया। एलिमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड द लाइन ऑफ फ्लक्स। ये है हमारा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। ये हमने एलिमिनेशन का एक हमने सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बताया गया और यहाँ पे आपको किसका लॉ ये इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नॉट डी। Then we have a next question, which is question number 74. What is the use of jump instruction paired instruction in a PLC? PLC के अंदर jump instruction का क्या यूज होता है, to cause PLC to skip over rungs, ठीक है। ये जो rungs रहते हैं, ठीक है, उसको skip करने का काम ये हमारा jump instruction करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 75। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैज द 3 टर्मिनल गेट, सोर्स एंड ड्रेन। अब मैंने बताया था कि आपको एक PDF भी दिया था हालांकि, ठीक है। हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमने एक पोस्ट मेंशन किया था कि आपको जो डिफरेंट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके अंदर के कौन से टर्मिनल यूज़ होते हैं और आपको कौन से पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि गेट, सोर्स और ड्रेन किस में रहते हैं, वो रहते हैं हमारे पावर मॉसफेट में। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 76. The energy meter used for domestic application comes under the category of dash instrument. जो हमारा एनर्जी मीटर रहता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए वो आता है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। इंटीग्रेटिंग दैट मीन्स ये हमारे टाइम के साथ इंटीग्रेट होता है, ठीक है। जो भी हम लोग वाटेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग टाइप में और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारा एम्पियर आवर मीटर, ठीक है। उसमें हमारे पास एनर्जी मीटर और किलो वोल्ट एम्पियर आवर मीटर, ये भी हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 77। फॉर अ गुड फ्यूज द वैल्यू ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर। देखिए फ्यूजिंग फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्यूजिंग फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन 1। अगर गुड फ्यूज है तो हमारे फ्यूजिंग फैक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और फ्यूजिंग फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज, ओके, एंड इट इज ऑलवेज मोर देन द 1। Then the next question is question number 78. Which process is used to produce heat in a nuclear power station? न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर हीट प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, फिजन ऑफ यूरेनियम। देखिए फिजन और फ्यूजन में ध्यान में रखना होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है गाइस, ठीक है। फिजन प्रोसेस होती है हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर, न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा फिजन ऑफ यूरेनियम ही होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। विच स्टैंडर्ड आर एम्बेडेड इन अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, यूज़ होता है, वो है हमारे ISO 9000। और अभी अगर आपको पूछा गया कि रिसेंटली कौन सा है, ठीक है, लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ISO 9000-2015 का है, ठीक है, 2015 का है, करेक्ट। ये हमारा रिसेंट वर्जन है ISO 9000 का, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 80। इन अ सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम विच 3-phase सप्लाई इज फेड इनटू अ इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द ट्रेन। सिंगल फेज ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर कौन सा 3-phase सप्लाई वो फीड किया जाता है इन द इंडक्शन मोटर टू ड्राइव द ट्रेन, वो है हमारा कंडो सिस्टम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का गाइस करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नोन एज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, वो IFCI है, ठीक है। ये हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये हमारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा इरिलेवेंट सा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बट लेकिन उन्होंने ये पूछ लिया था, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 82। द आउटपुट ऑफ NOR गेट इज हाई व्हेन। NOR गेट का आउटपुट हाई कब रहता है, जब दोनों भी इनपुट लो रहते हैं, ठीक है। OR गेट का आपको ट्रूथ टेबल पता होगा, 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब तीनों भी कंडीशन के लिए, इन तीनों कंडीशन के लिए आउटपुट 1 रहता है और यहाँ पे हमारा 0 रहता है। उसी तरीके से NOR के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिलता है और बाकी सारे कंडीशन में 0 मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन। इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का, वो है ऑप्शन बी। जनरेशन ऑफ पावर एट अ हाई DC वोल्टेज इज ईजी, करेक्ट। हाई DC वोल्टेज अगर हम लोग जनरेट करना चाहते हैं पावर, वो इजी नहीं है, ये हमारा एडवांटेज नहीं है DC इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का, ठीक है। हालांकि देर इज नो स्किन इफेक्ट ऑन अ कंडक्टर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी 0 रहती है इस केस में, और फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं रहता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। और वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा लेस रहता है, बट जो जनरेशन होता है हमारा हाई वोल्टेज DC पे, वो हमारा ईजी नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ इज कॉल्ड। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो क्या है, वो हमारा नॉन लीनियर कंडक्टर कहलाता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। बैड कंडक्टर भी नहीं, नॉन कंडक्टर भी नहीं, नॉन लीनियर कंडक्टर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रिकॉग्नाइज द सिंबल शोन इन द फिगर। यस, ये जो सिंबल हमारे पास गिवन है ये किसका है, मैंने आपको बताया था जितने भी सिंबल्स मैंने आपको पढ़ाए थे उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने नहीं देखा होगा उस ई बुक में आप जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे इंक्लूड करके रखी है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये हमारा 3 पोल सर्किट ब्रेकर का है। ठीक है, 3 पोल सर्किट ब्रेकर का है हमारा सिंबल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर डबल पोल रहता तो कुछ इस तरीके से रहता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट्स इन एन गिवन सिंबल। ठीक है, ये जो यहाँ पे सिंबल आपके पास गिवन है ये कौन सा लॉजिक गेट है गाइस, ये हमारा एक्स नॉर लॉजिक गेट। ठीक है, और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता है। अगर हमारे पास में 2 इनपुट है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो हमें आउटपुट जो है वो सिर्फ 0 0 के लिए 1 मिलता है और 1 1 के लिए 1 मिलता है। बाकी कंडीशन के लिए हमारे 2 कंडीशन के लिए 0 मिलता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्स और। ये हमारा एक्स नॉर है। ठीक है, एक्स नॉर, एक्स और नहीं है, एक्स और के लिए इस केस की रिवर्स कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन किस तरीके से आता है, y इज इक्वल टू ए एक्स और बी, उसके ऊपर बार आता है। ठीक है, ये इसको हम लोग इसको पढ़ते हो एक्स नॉर करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 87। आइडेंटिफाई द रिले शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे इस साइड वाले इमेज में जो यहाँ पे हमारे पास में रिले बताया गया है, ये इसको आप देख सकते हो कि कंजर्वेटर है, फ्लोट है, 2 अलार्म सर्किट, 2 ट्रिप सर्किट और टैंक है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये बुकोस रिले है। ठीक है, बुकोस रिले का किस तरीके से वर्किंग होता है ये भी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। ठीक है, और इसका रेटिंग मैंने आपको बताया था कि इसका बुकोस रिले का जो इस्तेमाल होता है जब हमारा ट्रांसफार्मर का रेटिंग हायर देन 500 kVA रहता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कुछ माइनर इंटरटर्न फॉल्ट जो रहते हैं, ठीक है, उसको ये अर्ली डिटेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इंटरनल फॉल्ट्स रहते हैं ये ट्रांसफार्मर के, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। और ये हमारा गैस एक्चुएटेड डिवाइस है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज बुकोस रिले। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, देखते हम लोग पता कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। विच पेयर इज नोन एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने एज इट इज ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। नैंड और नॉर जो है हमारे यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। ठीक है, नैंड एंड नॉर आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव वन नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों है, क्योंकि नैंड और या फिर नॉर को हम लोग इस्तेमाल करके कोई भी बाकी लॉजिक गेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बेसिक गेट में हमारे पास में था एंड और नॉट। ठीक है, नैंड और नॉर हमारी यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट अ परमानेंट जॉइंट। इसमें से कौन सा परमानेंट जॉइंट नहीं है, जो है हमारा जॉइंट बाय प्रेस फिट। प्रेस फिट के द्वारा किया गया है हमारा परमानेंट जॉइंट नहीं कहलाता है। वेल्डिंग के द्वारा, शोल्डरिंग और रिवेटिंग के द्वारा जो जॉइंट हम लोग फॉर्म करते हैं ये एक हमारा टाइप ऑफ परमानेंट जॉइंट होता है। बट बाय प्रेस फिट जो है इट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉइंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 90. Which of the following is useful in the measurement of a live conductor without damaging the power और पावरिंग डाउन द सर्किट। इसमें से कौन सा मेजरमेंट है, ठीक है, लाइव कंडक्टर पे परफॉर्म किया जाता है इस या फिर यूजफुल है, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग और पावरिंग डाउन द सर्किट, वो है हमारा टोंग टेस्टर। मैंने आपको बताया था टोंग टेस्टर कुछ इस तरीके से रहता है जिसको हम लोग करंट मेजरमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारा एमीटर के तरीके होता है लेकिन यहाँ पे कुछ टोंग होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग विदाउट सर्किट को इंटरप्ट किए बना भी हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस, हमने इसमें काफ़ी सारे जो टेबल्स और डेटा हमने इसके लिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हम लोग रेगुलर सेशन में वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये आपका जो रिव्यू सेशन है इसलिए हम लोग इसको क्विकली गो थ्रू कर रहे हैं कि आपको एक बार आइडिया आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये कंप्लीट गो थ्रू कर लीजिएगा इस 150 क्वेश्चन का। इसी तरीके से जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम लोग जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट हमारे आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक का सेशन पसंद आ रहा होगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक करिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। विच प्रोसेस कंप्लीट्स द वर्क ऑफ रिमूविंग द रस्ट, डर्ट एंड अदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसमें से कौन सी प्रोसेस है वो कंप्लीट करती है वर्क ऑफ रिमूविंग डस्ट, डर्ट एंड अदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो है हमारा क्लीनिंग। सिंपल है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 92. Which of the following appears across the circuit breaker contact immediately after the arc interruption at a zero at current zero? इसमें से क्या appear होता है immediately after the arc interruption at current zero? तो वो है हमारा रिकवरी वोल्टेज का, इस ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये रिकवरी वोल्टेज ये हमारा एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज है जो कि अपीयर होता है एट द कॉन्टैक्ट जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल आर्क एक्सटिंक्शन। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93।
विच रिले इज सुटेबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाई पावर सर्जेस। हाई पावर सर्जेस के लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा मो रिले गाइस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स जेड एंड मो। मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इम्पेडेंस रिलेज मीडियम एंड मो रिले जो है हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक था उसका। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 94। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल में इसमें से करेक्ट स्टेप में हमने इसके अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा एनालिसिस एंड इवोल्यूशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। एंड देन आता है हमारा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एंड डिलीवरी। ऑप्शन ये फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन इस केस में ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 95। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट विल हैव द लोवेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें से कौन से पावर प्लांट का है, वो है हमारा फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट का, ओके। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट का सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 96। विच टाइप ऑफ कलर की एज अ ट्रांसमिशन लाइन इन द गिवन डायग्राम। दैट मीन्स क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का पोर्शन बताया गया ये ट्रांसमिशन लाइन का है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ब्लू, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कलर जो है हमारा ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन करता है, ठीक है, तो वो है हमारा ब्लू। यही हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ओके। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 97। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में कौन सा इसमें से एग्जाम्पल सही बैठता है, वो है हमारा स्टीम एनर्जी, ठीक है। स्टीम में हम लोग क्या करते हैं, जो हीट एनर्जी रहते हैं स्टीम टू हम लोग किसमें मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, देन मैकेनिकल टू हम लोग इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, पीजियो इलेक्ट्रिक भी नहीं है और ये जियोथर्मल भी नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गिवन है, ये कौन सी टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये हमारी बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। इट इज़ अ बायपोलर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल है, प्लस पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा एक बायपोलर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, देखते हैं आपको पता लगना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आगे आने वाले जो हमारे यूपीपीसीएल के जो सेशंस है उसमें हम लोग पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक हमारे जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो इस साल 2021 में पूछे गए थे उससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके, क्योंकि हमने कोर सिलेबस जो है अभी जो हमने 2021 के लिए जो यूपीपीसीएल जेईई का सीरीज चलाया था अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो आप फिर से आप रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो जो सिलेबस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको समझाया। वो तो कोर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 2022 के लिए जो हमने सीरीज शुरू की उसको भी आपको अच्छी तरीके से देखना होगा गाइस, ठीक है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 99। विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसमें से कौन सी मटेरियल का है, वो है हमारा पॉलीस्टाइरीन के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 100। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज शोन इन द गिवन फिगर। ये हमारा इंसुलेटर कौन सा है, सिंपल आप देखते ही पता कर सकते हो कि ये हमारा सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर है गाइस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिन इंसुलेटर की जो इकोनॉमिकल वोल्टेज लेवल रहता है वो रहता है हमारा 33 kV तक, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए इसका जो हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ इसके जो ईच डिस्क रहते हैं ये हमारे सस्टेन कर सकते हैं 11 kV RMS पे, ठीक है। जितना हमारा वर्किंग वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ डिस्क इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमारा सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 101। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिफाइन और डिफाइन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को डिफाइन करने के लिए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा CP इंटू ओमेगा बाय एरिया। CP इंटू ओमेगा बाय एरिया, दैट मीन्स ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। कैंडल पावर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ल्यूमिनस किसका यूनिट है गाइस, आपको रिकॉल करना होगा, ध्यान में रखिएगा। ल्यूमिनस इज यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। कैंडेला किसका है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, ठीक है। और इल्यूमिनेशन का यूनिट क्या है, लक्स। सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टर्निंग ऑन अ डायक। डायक को टर्न ऑन करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, वो है हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डायक है मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है।
करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए दोनों भी डायरेक्शन में कंडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज हो गया, यहाँ पे करंट हो गया, ये हो गया हमारा VBO, ठीक है। इस ब्रेक और वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद ही हमारा ये डायरेक्ट कंडक्ट करता है, ठीक है। करंट इंक्रीज हो जाता है और ये दोनों भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, और ये दोनों भी हमारे डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इसमें डायरेक्ट के अंदर, इसलिए इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलता है, करेक्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 103। रिकॉग्नाइज द हीटिंग टाइप शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में अंदर कौन सा हीटिंग टाइप है ये हमें पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विच इज डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई रेजिस्टिव पाउडर चार्ज, और इस फिगर को हम लोग एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फेज और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है। आपको डायलेक्ट्रिक हीटिंग और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आने वाले हमारे रेगुलर सेशन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104। और मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप इस सेशन को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, इसको एक पेन पेपर लेके आप जो भी यूनिक सेशंस और यूनिक टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे तो एक नोट डाउन करेगा। आप में से कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी एक स्टूडेंट इसको नोट डाउन करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकता है। इतनी अगर आप हेल्प मुझे कर दोगे, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट थिंग, ठीक है। क्योंकि उस टॉपिक्स को लेते हुए, कंसिडर करते हुए मैं आपके आने वाले सेशंस को बनाऊंगा, ठीक है, उसी तरीके से, सो दैट आपका प्रिपरेशन उसमें हो सके, ठीक है। सो दैट हम लोग काफ़ी डिटेल में जिस तरीके से इस UPPSL JEE ने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ट्राई करिएगा कि आप कमेंट कर सको, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104। विच टाइप ऑफ रिपेयरिंग स्टेप इज कंसिडर्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस इन अ DC मोटर। कौन सी रिपेयरिंग स्टेप जो है हमारी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस प्रोड्यूस करती है, तो है हमारा नॉइस एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ रिपेयरिंग स्टेप इज कंसिडर्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंसेस इन अ DC मोटर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉइज एंड वाइब्रेशन इंस्पेक्शन जो है ये हमारे मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस से DC मोटर के अंदर हमें बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखने में आ रहा है कि हम लोग जब से क्वेश्चंस को देख रहे हैं अभी तक 100 क्वेश्चंस हो चुके, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 105। विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ DC मोटर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ टेस्ट इंक्लूड नहीं किया गया है DC मोटर के मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, वो है हमारा ब्रश कम्यूटेटर मेंटेनेंस का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106। विच फंक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय MATLAB मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इसमें से कौन सा फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया MATLAB के अंदर, वो है हमारा लाइन डायग्राम, ठीक है। हालांकि बेसिल फंक्शन, मैट्रिक्स फंक्शन, फूरियर ट्रांसफॉर्म आर इंक्लूडेड इन अ मैथमेटिकल फंक्शन लाइब्रेरी ऑफ MATLAB, बट लाइन डायग्राम इज नॉट इंक्लूडेड, करेक्ट। सम, साइन, कोसाइन, कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक और मैट्रिक्स इनवर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107। If inputs are PQR and then in the fuel adder find the output expression of the sum, ठीक है। अगर हमारा इनपुट है PQR तो हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन क्या रहेगा गाइस, मैंने आपको बताया था कि सम कुछ इस तरीके से रह सकता है कि P XOR विथ Q, ठीक है। P ये XOR का साइन हो गया, Q के साथ XOR होगा हमारा R के साथ, ये हो गया हमारा सम, करेक्ट। और अगर आपको कैरी पूछा गया तो P एंडेड विथ Q, ऑर्ड विथ Q एंडेड विथ R, ऑर्ड विथ R एंडेड विथ P, ये हो गया हमारा कैरी, ठीक है। ध्यान में रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे XOR का साइन इन्होंने यहाँ पे ना डालते हुए यहाँ पे आपको वर्ड के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये सेम हमने यहाँ पे लिख लिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 108. What is the luminous flux emitted by candle power? कैंडल पावर के द्वारा luminous flux इमिट किए जाते हैं, ठीक है। उसका करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, ऑप्शन बी 4 पाई, ठीक है। luminous flux क्या है, इट इज़ अ लाइट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ luminous लाइट वेव्स, ठीक है। ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109। विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड इन अ लैचेस, लैचेस के अंदर इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं की जाती है, दैट इज ऑप्शन सी, लैचेस आर एज ट्रिगर्ड, ठीक है। लैचेस क्या है, एज ट्रिगर्ड होते हैं क्या, नहीं, इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है हमारे एज ट्रिगर्ड होते हैं, ठीक है, ये, और लैचेस जो है हमारे लेवल ट्रिगर्ड होते हैं, ओके। नॉट कंसिडर्ड इन दिस लैचेस बोला गया है। Then we have a next question, which is question number 110.
सोलर अरे इज अ, देखिए मैंने आपको सेम चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी हमारे फंडामेंटल्स में, ठीक है, कि सोलर अरे क्या होता है, एक हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सोलर सेल्स का। ओके, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 111। विच टाइप ऑफ रिले वर्क्स बाय रिमोटली क्लोजिंग बट कैनॉट रिमोटली रीक्लोज द ब्रेकर। इसमें से कौन सा रिले वो रिमोटली क्लोज कर सकता है बट कैनॉट रिमोटली रीक्लोज नहीं कर सकता है हमारे ब्रेकर को, तो वो होता है हमारा शंट ट्रिप मैग्नेटिक रिले। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये हमारा रिले करता है, वर्क करता है बाय रिमोटली क्लोजिंग बट इट कैनॉट रिमोटली रीक्लोज। ये आप वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, रीक्लोज द ब्रेकर। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 112। विच कंपोनेंट सिंबल इज नॉट यूज्ड इन द गिवन फिगर ऑफ मोटर पावर एंड कंट्रोल सर्किट राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा कंपोनेंट सिंबल है ये नहीं यूज़ किया गया इन द गिवन फिगर ऑफ मोटर पावर एंड कंट्रोल सर्किट वायरिंग के अंदर, तो हमारा 3 पोल नॉन फ्यूज्ड स्विच है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें हमारे पास में ओवरलोड रिले, 3 फेज मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर्स है, ठीक है, गिवन है, और 3 फेज एसी सप्लाई लाइन भी हमारे पास में प्रेजेंट है। ठीक है, बट 3 पोल नॉन फ्यूज्ड स्विच इज नॉट प्रेजेंट हियर। ओके, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 113। द सन रेडिएटेड सोलर एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन अ नॉर्मल सनी डे इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जो सन कितना रेडिएट करता है सोलर एनर्जी हमारे सरफेस, अर्थ के सरफेस पे हर दिन में, वो होता है हमारा 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है। और हाँ, एक चीज़ बता दूं कि जनरली सनी डेज के अंदर जो हमारा इल्यूमिनेंस रहता है वो कितना रहता है, 10,000 से लेके इट इज़ अराउंड 25,000। इसका यूनिट क्या है, लक्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा गाइस। ऑप्शन बी, इसके पहले का जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 114। विच डिवाइस कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करने का काम क्या करता है, फ्यूल सेल करता है। सिंपल है गाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर नहीं करेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, थर्मोकपल भी नहीं करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 115। विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेज कौन सा है, वो है हमारा कमर्शलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर कौन सी स्टेप इंक्लूडेड नहीं है, वो है हमारी मेजरमेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 117। विच पावर प्लांट विल हैव अ हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ। हाईएस्ट ऑपरेटिंग लाइफ किसका है, कौन से पावर प्लांट का है, वो है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ठीक है, और सबसे लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका है। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 118। विच पावर प्लांट विल हैव अ हाईएस्ट कैपिटल इनिशियल कॉस्ट। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे हाई कैपिटल इनिशियल कॉस्ट किसका लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास में हाइड्रो नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली भी चूज करना होता है, ये भी बात तो आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 119। विच चैनल इज प्रिफर्ड फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू द मार्केट प्लेस। गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कौन सा चैनल प्रीफर किया जाता है, वो है हमारा मार्केटिंग चैनल। सिंपल है, मार्केटिंग के द्वारा हम लोग गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं ना। करेक्ट, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Then we have a next question, which is question number 120. In the following figure, if R is raised from the 10 ohms to 20 ohms and S is raised from 5 ohms to balance this condition in Wheatstone bridge, then find out the initial value of S. ठीक है, देखिए यहाँ पे बैलेंस ऑफ कंडीशन में क्या हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन जब हमारा R जो है, इसका R है, ये हमारा 10 ohms का रहेगा। ठीक है, इस R का वैल्यू करेक्ट, तो इस केस में हमारा कंडीशन क्या आएगा, P/10 इज इक्वल टू Q/S। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा P का स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 10 इंटू Q डिवाइडेड बाय S। यह आ जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैलेंस कंडीशन में जब हमारा R जो है चेंज किया गया 20 ohms का, ठीक है, और S को चेंज किया गया बाय 5 ohms को। ठीक है, एंड S इज रेस्ड टू 5 ohms टू बैलेंस द कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कि ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए
P डिवाइडेड बाय 20, अभी हमारे पास 20 ओम्स का हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय S प्लस 5, क्योंकि हमने इसको S में प्लस 5 ओम्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू 20 इंटू Q डिवाइडेड बाय S प्लस 5, सेकेंड इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अगर आप दोनों भी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स P का वैल्यू तो हम लोग इक्वेट करते हैं, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 20 इंटू क्यू अपॉन S प्लस 5 अपॉन इज इक्वल्स टू Q इंटू 10 अपॉन 5, ठीक है, Q इंटू 10 अपॉन S नॉट 5, ठीक है, इट इज़ अ S, करेक्ट। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हमारे 1 अपॉन S इज इक्वल्स टू 2 अपॉन S प्लस 5। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो S का जो वैल्यू आता है वो आता है 5 ओम्स का। इस ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी आप जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे आने वाले नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप उसको क्लियर कर पाओगे। और मैं जो भी हमारे सेशंस रहते हैं, सीरीज़ रहती है, इसमें हम हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट और टेबल और इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। जितना प्रटाफिकेशन में आप ध्यान दोगे उतना ही आप उसमें डूबते चले जाओगे। तो ये बात मैं आपको, एक वैल्यूएबल सजेशन है मेरा कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलिएगा। मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ कि आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दो और उससे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और वही आपको देखने को मिलते हैं कि जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में देता है उसका सिलेक्शन काफ़ी ईजिली हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। Which type of distribution system has a high efficiency and it is economical for the same amount of power, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट चाहिए था, करेक्ट, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 वायर 3 फेज सिस्टम। 3 वायर 3 फेज सिस्टम इज द, उसकी जो एफिशिएंसी वो काफ़ी हाई है एंड इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। नेक्स्ट टेबल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। सेम मैक्सिमम वोल्टेज टू अर्थ, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर का, ये जो यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स के लिए जो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छी तरीके से पॉज करके पढ़िएगा, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है 122। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। हमारे पास में पे बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है गाइस, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म हमें पूछा गया है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई विल हाईलाइट दिस बाय यूजिंग दिस येलो मार्कर, करेक्ट। अगर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो P प्लस Q प्लस R है ये हमारा कॉमन है, ठीक है। P प्लस Q प्लस R को इसको हम लोग S कंसिडर कर लेते हैं, और S प्लस T, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में S प्लस T को जो है, S प्लस T को हम लोग इसको हम लोग Y कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए बाकी एक्सप्रेशन सेम ही है। अगर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे तो ये इक्वेशन किस तरीके से बनेगा हमारा, ठीक है, X Y बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश किया गया है, बार को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, प्लस X इंटू y इंटू दैट मीन्स एंडेड विद y, हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन आ गया। इसमें से हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं, y एंडेड विद y ऑड विद y बार। मैंने आपको बताया था y एंडेड विद y बार, इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इसका 1, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था क्योंकि हमारे और लॉस के अंदर आता है y ऑड विद y बार इज 1, ठीक है। तो आउटपुट हमारा कितना आया, x मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो x के अंदर हमने क्या फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट, क्या हमने वेरिएबल्स लिए थे, P प्लस Q प्लस R, प्लस मैं बोल रहा हूँ लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इट इज़ अ और, करेक्ट। डॉट है दैट मीन्स इट इज़ अ एंड, ठीक है, ध्यान में रखना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये होता है अप्रोच आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरीके से अप्रोच लगा के आपको सॉल्व करना रहता है, इस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन को। जनरली इसके लिए मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया था, हालांकि मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर से आपको एक टेबल बता सकूँ जिसमें आपके पास और लॉ एंड लॉज है। वेट अ सेकंड, मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ चार्ट। देखिए इस चार्ट में जो हमने इंस्टाग्राम के पेज पे अपलोड किया था, जिसके अंदर हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम के फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, और लॉज एंड लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, इसके बियॉन्ड आपको काफ़ी कबार कम ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें हमारे जो डिफरेंट लॉज है यही आपको इस तरीके के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको फायदेमंद रहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, P ऑड विद Q ऑड विद R, करेक्ट। ये आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इंस्टाग्राम के पेज पे भी जाके आप देख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग है, आपको अवेलेबल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 123। विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया जाता है, वो हमारा पैक पावर, ठीक है। पी स्पाइस और ETAP मैटलब हमारा यूज़ किया जाता है, बट पैक पावर इज नॉट यूज्ड, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। व्हाट चेंज कैन बी मेड इन द मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट
मोटर दैट वर्क्स एज अ फ्लक्स मीटर, ठीक है। फ्लक्स मीटर को एज अ वर्क करने के लिए कौन से चेंजेस करेंगे हम लोग, परमानेंट एक मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट मोटर के अंदर, जिसको हम लोग ऐसा फ्लक्स मीटर यूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल स्प्रिंग को एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 125। इन अ पीएलसी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग मीन्स अ प्रोग्राम विच, अब देखिए ऑनलाइन प्रोग्रामिंग दैट मीन्स ऐसा नहीं कि आपने इंटरनेट से, लैपटॉप से, सर्वर से उसको ऑपरेट कर लिए। इसका करेक्ट आंसर रिसाइड्स इन द पीएलसी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने गेस वर्क करके इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट सर्वर ऐसे मार्क करके रखे थे। जितने भी स्टूडेंट्स के आंसर शीट मुझे रिस्पॉन्स प्राप्त हुए, जो हमने उसको एनालाइज भी किया, तो जो ऑप्शन स्टूडेंट ने सिलेक्ट किए थे इंटरनेट सर्वर और इंटरनेट कनेक्टिविटी के थे, बट जो पीएलसी के अंदर प्रोग्रामिंग रहता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दूंगा, जो मैंने पीएलसी का पेड सेशन डाला है, जो एक हमारे हालांकि जो सिंगल 1 आवर 4 आवर का एक वीडियो है, ठीक है, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है पीएलसी, ठीक है, वो आप इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि उसकी कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल है 60 रुपीज़ में, बट हमने यहाँ पे जो बेसिक्स के कोर्सेज थे वो भी इसको इंक्लूड कर दिए थे एज अ दिवाली ऑफर, बट स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसलिए हमने उसको बाइफरकेट ना करते हुए एक ही इसमें कंटिन्यू करके रखा है, और एक ही वीडियो के अंदर आपको चारों भी टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप जाके देखिएगा ज़रूर। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 126। मैग्नीन टाइप ऑफ मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग, मैग्नीन टाइप ऑफ मटेरियल वो किसके लिए सुटेबल रहता है, टू एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, और देखिए ये सुटेबल क्यों है, क्योंकि हमारा जो उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसलिए हम लोग मैग्नीन टाइप ऑफ मटेरियल है ये हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए, ठीक है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 127। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग करंट मेजरमेंट, अल्टरनेटिंग करंट के मेजरमेंट के लिए इसमें से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंडक्शन एमीटर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 128। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू द कार्बन इलेक्ट्रोड इन आर्क फर्नेसेस, आर्क फर्नेसेस के अंदर इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी रिलेट नहीं करती है, वो है हमारी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनर्टनेस, इंसॉल्युबिलिटी, रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक, ये हमारे इंक्लूड है उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 129। 3 म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फॉर्म्स ऑकर एट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, दे आर फर्स्ट न्यूक्लियर टू थर्मल, देन टू मैकेनिकल, देन टू इलेक्ट्रिकल। मैंने आपको पढ़ाया था, सेम न्यूक्लियर पे भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हम पे पेपर में देखने को मिला है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130। विच सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स एंड इज यूज्ड एज अ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे एक ओपन सोर्स है और यूज़ किया जाता है एज अ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर, तो वो हमारा NGSpice। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131। रिकॉग्नाइज द सिंबल शोन इन द गिवन फिगर, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा है 3 फेज मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर। इट इज़ अ 3 फेज मैग्नेटिक मोटर स्टार्टर, और सेम सिंबल मैंने आपको बताया था हमारे जो PDF हमने आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 132। लीनियर इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन, लीनियर इंडक्शन मोटर किसके अंदर यूज़ की जाती है, वो हमारे ट्रैक्शन में यूज़ की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 133। व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म इन विच आउटपुट हैज़ अ नो इन्फ्लुएंस ऑन अ इनपुट, इसमें से कौन सा ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म है जहाँ पे हमारा आउटपुट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है इनपुट के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 134। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू अ DC मशीन, इसमें से कौन सा पार्ट जो है कनेक्टेड नहीं है DC मशीन से रिलेटेड, वो हमारा डैम्पर वाइंडिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आर्मेचर रहता है, कम्यूटेटर रहता है, और कार्बन ब्रशेस उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग उसके अंदर नहीं होता, ठीक है, AC मशीन्स में वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डज नॉट डिस्क्राइब द टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं 1 by 1। इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रल राइज एंड फॉल बिलो ऑफ टाइड्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट है। इट इज़ एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम हीटिंग द ओशन सर्फेस ऑफ वाटर, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ ऑब्टेन ड्यू टू द अल्टरनेटिंग सी लेवल्स, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इट डज नॉट डिस्क्राइब द टाइडल एनर्जी, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
136. A 300 volt of separately excited DC generator is run at a rated speed without excitation. Terminal voltage on a no load condition will be what? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक हमारा 300 वोल्ट का सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, रन किया गया एट अ रेटेड स्पीड विदाउट एक्साइटेशन. टर्मिनल वोल्टेज ऑन अ नो लोड कंडीशन विल बी, तो हमें टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया है नो लोड पे, वो कितना हो जाएगा, वेरी लो 2 to 3 वोल्ट. इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ईएमएफ नो लोड पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पे काफ़ी कम रहेगा 2 से 3 वोल्ट के, क्योंकि विदाउट यहाँ पे पूछा गया एक्साइटेशन. ठीक है, विदाउट एक्साइटेशन तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कितना रहेगा नो लोड कंडीशन पे, वेरी लो विच इज़ 2 to 3 वोल्ट. ठीक है, ध्यान में रखने का 2% से लेके 3% तक ही रहता है. ठीक है, ऑफ अ मेन फील्ड फ्लक्स. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 137. इन विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर कार्बन इलेक्ट्रोड नॉट यूज्ड? कार्बन इलेक्ट्रोड इसमें से कौन से एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किया जाता है, वो है हमारा GLS लैम्प. ठीक है, GLS लैम्प के अंदर. ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. Then we have a next question which is question number 138. Which of the following is not a design of substation? इसमें से कौन सा डिज़ाइन नहीं है सबस्टेशन का, वो है हमारा ब्रॉड. ठीक है, आउटडोर पोल माउंटेड और इंडोर एक टाइप ऑफ सबस्टेशन है गाइस. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए इस बात पे आपको ध्यान में रखना होता है. ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रॉड. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 139. विच कनेक्शन इज रिलेटेड टू द गिवन ड्राइंग? यहाँ पे हमारे पास में एक स्टैंडर्ड कौन सी मशीन गिवन है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में A1 A2 है. ठीक है, और यहाँ पे एक हमारी फील्ड है, ये हमारे एक सीरीज कनेक्शन में है. तो ये हमारी कौन सी मोटर है, स्टैंडर्ड सीरीज मोटर है गाइस. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. करेक्ट. ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 140. विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ A and B आर इनपुट्स? अगर A और B हमारे इनपुट्स है, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल्स है A और B, तो इसमें से कौन सा लॉजिक गेट हम लोग रियलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस XOR. मैंने आपको इसका रियलाइजेशन है हमारी PLC के सेशन में भी और ऐसे भी आपको पढ़ाया है. ठीक है, कि इसका जो रियलाइजेशन होता है, ठीक है, A XORed विथ B इस लैडर लॉजिक गेट का. ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक NC, एक हमारे पास नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, एक हमारे पास में नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन, ये पैरेलल में कनेक्टेड है. इसका जो रियलाइजेशन होता है लॉजिक गेट का, वो होता है XOR गेट के इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 141. लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू डैश सप्लाई. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आर कनेक्टेड. मतलब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए. ठीक है, उनको मेनली जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही सप्लाई जाता है. इसका मैंने आपको प्राइमरी ट्रांसमिशन से लेके प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो किस तरीके से हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं, उसकी वोल्टेज लेवल है वो भी आपको अच्छी तरीके से बढ़ाए, उसमें आपको ध्यान में रखना होगा. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल भी कितना होता है वो भी अभी बता देता हूँ. 132 kV 222 kV होता है, या फिर 500 kV, ये आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर उससे ज़्यादा. तो ये हमारे जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स रहते हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 142. विच पैरामीटर इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसमें से कौन सा पैरामीटर जो है कंसिडर नहीं किया जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वो है हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज व्हेन कंसिडर्ड अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 143. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एनर्जी ऑडिटिंग? इसमें से एनर्जी ऑडिटिंग से रिलेटेड कौन सी चीज़ नहीं है, तो वो है हमारा एनालाइजिंग. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. हालांकि डिटेल ऑडिट, वॉक थ्रू ऑडिट एंड बेंचमार्किंग आर कंसिडर्ड अंडर एनर्जी ऑडिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 144. विच टाइप ऑफ टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्किट ब्रेकर? आपने एक चीज़ नोटिस करके रखी होंगी कि इसमें से आपको नॉट टाइप वाले क्वेश्चंस काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं. इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सर्किट ब्रेकर के अंदर इसके अंदर का क्या कौन सी टेस्ट इंक्लूड नहीं की गए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वर्कआउट टेस्ट. ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा कि इसमें से कौन सी जो टेस्ट है वो इंक्लूड नहीं है सर्किट ब्रेकर के लिए, वो हमारी वर्कआउट टेस्ट. डायलेक्ट्रिक टेस्ट, मेकिंग कैपेसिटी टेस्ट एंड मैकेनिकल टेस्ट आर कंसिडर्ड फॉर द सर्किट ब्रेकर डिजाइनिंग. ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 145. ठीक है, द 3 टर्मिनल्स ऑफ अ पी टाइप ऑफ मॉसफेट आर, सिंपल है, ड्रेन, गेट एंड सोर्स. काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था. ठीक है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट आर द टाइप ऑफ 3 टर्मिनल्स फॉर द मॉसफेट. ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. सिंपल सा क्वेश्चन था.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 146, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक एन ओहम मीटर। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग ओहम मीटर को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो है हमारा मूविंग कॉइल टाइप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेक एन ओहम मीटर। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, व्हाई आर आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑन द रोटर ऑफ अ डीसी मशीन। रोटर के ऊपर हमारे आर्मेचर वाइंडिंग क्यों रहती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको इजीली कम्यूटेशन प्रोवाइड कर सकेगा इस, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 148, विच टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज शोन इन द गिवन लैडर प्रोग्रामिंग इफ ए एंड बी आर द इनपुट। अगर ए और बी हमारे इनपुट है तो ये लैडर लॉजिक में कौन सा हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तो वो है हमारा एंड, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि दो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, सीरीज में कनेक्टेड है, जब हमारे दोनों भी ये क्लोज हो जाएंगे, दैट मीन्स दोनों भी हमारे 1 रहेंगे, तभी जाके हमारे आउटपुट 1 मिलेगा। और ये हमारा लॉजिक फंक्शन किसका रहता है, ये हमारे एंड गेट का रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी अगर आपको पीएलसी में कोई भी दिक्कत जा रही होगी तो मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि आपने अगर वो पीएलसी वाला सेशन देख लिया तो आपको ये सारे टाइप को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना आपको ईजिली देखते ही समझ में आ जाएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है करके, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149, what is the value of fill factor if maximum power Pmax is 30 watt, open circuit voltage VOC is 10 volt and short circuit current is 5 ampere, ठीक है। फिल फैक्टर, ठीक है, सोलर से रिलेटेड है ये हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है हमारा Pmax डिवाइडेड बाय VOC इंटू ISC। सिंपल है, फिल फैक्टर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसको आप इजीली मार्क कर सकते थे। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। Pmax is given as a 30 watt divided by VOC which is 10 volts and multiplied by the short circuit current which is 5 amperes, correct. Here fill factor is the ratio of actual maximum obtainable power to the product of short circuit current and open circuit voltages, correct. इसलिए हमें यहाँ पे पूछा गया है what is the value of fill factor if maximum power is 30 watts, open circuit voltage which is VOC is 10 volt and short circuit current will be 5 amperes, correct. तो इसका जो वैल्यू आता है 3/5 which is 0.6। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यहाँ पे आप इसको ऑप्शन में भी देख के निकाल सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन बी, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 150, विच इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट क्यू इन द गिवन फिगर। इसमें आउटपुट में क्या आएगा, ठीक है, ओके, ये लॉजिक गेट में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में बबल्ड इनपुट गेट है और हमारे पास में और गेट है, ठीक है। हमारे पास नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a बार ऑर्ड विद b बार, करेक्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का डैश मीन्स ही हमारा ये बार होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस ऑफ यूपीपीसीएल जे एग्जामिनेशन जो भी फर्स्ट पेपर में पूछे गए थे 9 AM के शिफ्ट में 7 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारे 3 पेपर्स है वो इसी तरीके से कंप्लीटली कवर अप कर लेंगे। कि कितने स्टूडेंट्स को उसके जो पेपर से जल्दी चाहिए मुझे आप बता दे सकते हो, सो दैट हम लोग उसका इंटरवल जल्दी करके हम आपको जल्दी से जल्दी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर से आपको प्रोवाइड कर दें। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ साथ हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेगा जहाँ पे मैं आपको पीएलसी का पेड कोर्स बताया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम लिंक्स यहाँ पे गिवन है, उसको ज्वाइन करके हम लोग वहाँ पे आपके साथ काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशंस करते रहते हैं जनरली। दोनों भी चीज़ें ज्वाइन करके रखिए और हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।